हेलो बच्चों, कैसे हो। मेरा नाम है भूपेन कोच। आप लोग मुझे शायद अभी तक पहचान गए होंगे और मैं अजमल सुपर 40 में जो बायोलॉजी फैकल्टी हूँ और हम लोगों ने पहला चैप्टर स्टार्ट कर दिया था, दैट इज़ योर एनिमल किंगडम। और एनिमल किंगडम में अभी हम लोग जो है कुछ फाइलम्स पढ़ चुके हैं बच्चों, जिसकी पॉरीफेरा हो गया, सिलेंट्रेटा हो गया, टीनोफोरा हो गया, प्लेटीहेलमिन्थिस हो गया, एस्कीहेलमिन्थिस हो गया। और जैसे जैसे हम लोग फाइलम को ख़त्म करते जा रहे हैं वैसे वैसे ही आप लोग देख रहे होंगे कि हर एक फाइलम में कुछ ना कुछ एडवांसमेंट आ रहा है। जो पहला फाइलम था हमारा पॉरीफेरा, उस फाइलम में बच्चों हमने देखा था कि एनिमल एकदम सिंपल था, सेलुलर लेवल देखने को मिल रहा था हमको, उसमें कुछ भी हमको जो है उससे ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी देखने को नहीं मिल रहा था। लेटर ऑन जब हम सिलेंट्रेटा में पहुँचे हमने देखा कि टिश्यू सेलुलर ग्रेड से वो टिश्यू ग्रेड हो गया, उसमें गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी डेवलप हो गया, उसमें कुछ प्रे को पकड़ने के लिए जो है कुछ सेल्स भी डेवलप हो गए, जैसे कि स्टिंगिंग सेल हम जिसको कह रहे थे, है कि नहीं बच्चों। उसके बाद फिर हम और आगे गए, जैसे कि हमको देखने को मिला टीनोफोरा। तो टीनोफोरा में खाली हमको जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही देखने को मिल रहा था, ठीक है ना, उनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अब हमको नहीं देखने को मिल रहा था। फिर उसके आगे के फाइलम में गए प्लेटीहेलमिन्थिस। तो प्लेटीहेलमिन्थिस में देखा कि अब इन जानवरों ने पानी के बाहर जीना सीख लिया है, इनका पैरासाइटिक एडाप्टेशन आ गया है इनमें, है कि नहीं। एस्कीहेलमिन्थिस में भी हमने कुछ एडवांसमेंट देखे। तो आज का जो फाइलम है हमारा बच्चों वो है फाइलम एनेलिडा। और आज हम फाइलम एनेलिडा को समझने की कोशिश करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस फाइलम में पिछले जितने भी फाइलम्स पढ़े हैं उनसे क्या एडवांसमेंट आया, या फिर एस्कीहेलमिन्थिस से जो है ये जो फाइलम अभी हम पढ़ेंगे एनेलिडा, इसमें क्या एडवांसमेंट आया होगा, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिए और हम इस जो भी हमारा लेक्चर है इसको हम स्टार्ट करते हैं। फाइलम एनेलिडा, ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो फाइलम एनेलिडा, अब जैसा कि हम लोग प्लेटीहेलमिन्थिस को कॉमनली क्या कह रहे थे, फ्लैट वॉर्म्स कह रहे थे, क्योंकि जो एनिमल्स थे वो आपके क्या थे, डॉर्सोवेंट्रली फ्लैट थे। उसी तरह से हम लोग एस्कीहेलमिन्थिस को क्या कह रहे थे बच्चों, वी आर कॉलिंग देम एज राउंड वॉर्म्स। और हम उनको राउंड वॉर्म क्यों कह रहे थे, क्योंकि जो एनिमल्स थे बच्चों उनका अगर हम लोग क्रॉस सेक्शन करके देखते हैं तो हमको कैसा नजर आ रहा था, सर्कुलर नजर आ रहा था। उसी तरह से ये जो फाइलम है एनेलिडा, ठीक है ना, इस फाइलम में जो भी एनिमल्स होंगे उनको हम लोग क्या कहलाएंगे, विल बी कॉलिंग देम एज सेगमेंटेड वॉर्म्स। ओके, सो दे आर ऑल्सो नोन एज सेगमेंटेड वॉर्म्स। अब जो ये फाइलम है, इस फाइलम के एनिमल्स को सेगमेंटेड वॉर्म्स क्यों कहते हैं, तो कहीं ना कहीं जो है आप लोगों को अभी एक जो है एक चीज शायद सोच रहे होंगे, हाँ इनमें हमको क्या देखने को मिलेगा, सेगमेंटेशन देखने को मिलेगा, इसीलिए हम इनको जो है सेगमेंटेड वॉर्म्स कह रहे हैं। सेगमेंटेशन की जो शुरुआत है वो प्लेटीहेलमिन्थिस में हो गई थी, लेकिन उनमें खाली शुरुआत हुआ था, वो लोग ट्रू सेगमेंटेशन शो नहीं कर पा रहे थे, वो तो शो कर रहे थे सूडो सेगमेंटेशन। टीनिया सोलियम का मैंने बताया था, याद कीजिए आप लोग। लेकिन यहाँ पर जो एनिमल्स होंगे आपके एनेलिडा में, ये आपके ट्रू सेगमेंटेशन शो करेंगे बच्चों, ठीक है ना। अब ट्रू सेगमेंटेशन, हर एक सेगमेंट को मेटामियर कहते हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपसे बात कर चुका हूँ ऑलरेडी जब हम लोग बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ रहे थे, है ना। फिर भी लेकिन आज मैं थोड़ा बहुत आपको सेगमेंटेशन के ऊपर बता दूंगा। हालांकि जो मैंने पहले जो आपको इन्फॉर्मेशन दिया था सेगमेंटेशन के बारे में, वही चीज़ें ही मैं रिपीट करके बताऊंगा आपको, अगर आप भूल गए हो तो, ठीक है ना। तो दीज आर द एनिमल्स those who will be showing the true segmentation. Okay, now let's discuss the general characteristic feature. इस फाइलम के general characteristic feature को हम लोग डिस्कस करते हैं। फीचर ऑफ द फाइलम, कौन सा फाइलम भाई, एनेलिडा, ठीक है ना। तो नाउ विल बी डिस्कसिंग द जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द फाइलम एनेलिडा, और जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो एनिमल्स हैं इनका कैसा हैबिटेट होगा। शुरुआत तो हम लोग हैबिटेट से ही करते हैं, है ना। अगर हैबिटेट के बारे में बात करें बच्चों, अब ये जो एनिमल है ये आपको एक्वाटिक भी मिलेंगे और आपको टेरेस्ट्रियल भी मिलेंगे, ठीक है ना। तो आपको ये एक्वाटिक भी मिलने वाले हैं, और अगर एक्वाटिक की बात करें तो आपको ये मैराइन वाटर भी मिल जाएंगे,
मतलब जो खारे पानी में मिलते हैं, मतलब समुद्री पानी में जो मिलते हैं। एग्जाम्पल एक याद रख लीजिए, नेरिस। और अगर हम लोग फ्रेश वाटर की बात करें तो फ्रेश वाटर का अगर मैं आपको यहाँ पर एग्जाम्पल दूं तो एग्जाम्पल होगा आपका हिरुडिनेरिया। ओके, हिरुडिनेरिया क्या होता है? हिरुडिनेरिया को कॉमनली हम लोग लीच के नाम से जानते हैं। लीच जो खून चूसता है ना, ये एक एक्टोपैरासाइट है आपका, ठीक है ना। अब अगर टेरेस्ट्रियल फॉर्म के बारे में बात करें हम लोग, टेरेस्ट्रियल मतलब ये जमीन पर भी रहेंगे बच्चों, और ज्यादातर जमीन में जो ह्यूमस आपका जो मॉइस्ट सॉइल होता है, मॉइस्ट सॉइल समझ रहे हो ना बच्चों, जहां पर आपकी नमी ज़्यादा होती है, ठीक है ना, वैसे जगह में आपको ज़्यादा मिलने वाले हैं। इसके एग्जाम्पल अगर हम लोग बात करें केंचुआ, दैट इज द अर्थवर्म, ठीक है ना। तो ये आपको एक्वाटिक भी मिलेंगे, मतलब कि आपको खारे पानी में भी मिल रहे हैं, मीठे पानी में भी मिल रहे हैं, टेरेस्ट्रियल भी आपको मिलेंगे, ठीक है ना। अगर हम लोग बात करें ये एनिमल कैसा है, क्या ये परजीवी है क्या, ये मतलब पहले जो 2 फाइलम थे वहाँ पे सारे के सारे हमको क्या मिल रहे थे, सारे के सारे हमको पैरासाइट मिल रहे थे, कुछ ही थे जो फ्री लिविंग थे आपके, है ना। लेकिन यहाँ पर जो है मोस्ट ऑफ देम आर योर फ्री लिविंग। मोस्ट ऑफ देम आर फ्री लिविंग, few are parasite। कुछ ही होंगे जो पैरासाइट होंगे, जैसे कि एग्जांपल हिरुडिनेरिया या फिर लीच, ये एक एक्टोपैरासाइट, इट इज एन एक्टोपैरासाइट। एक्टोपैरासाइट क्या होता है? एक्टो मतलब बाहर, जो होस्ट के बॉडी के अंदर नहीं जाएगा, वो होस्ट के बॉडी के बाहर से ही क्या करेगा, जो भी उसका फूड है, जो भी न्यूट्रिशन है, वो वहां से लेगा आपका, ठीक है ना। उसके मुंह में कुछ सकर्स होंगे, जैसा कि पैरासाइटिक एडाप्टेशन हमने पढ़ा था ना प्लेटीहेल्मिन्थिस में, उसी तरीके से हिरुडिनेरिया या फिर लीच है, उसका पैरासाइटिक एडाप्टेशन होगा, उसका जो क्या होगा, सकर होगा, टीथ होंगे, जिसके हेल्प से वो क्या करेगा, ब्लड सक करेगा, बट एक्सटर्नली, दैट्स व्हाई इट इज एन एक्टोपैरासाइट। अगर ये बॉडी के अंदर जाके, होस्ट के बॉडी के अंदर जाके अगर ये मतलब अपना लाइफ साइकिल जीता, तो हम उसको क्या कहते हैं, एंडोपैरासाइट, ठीक है ना। चलो, तो यहाँ पर हम इसको यहाँ पर खत्म कर देते हैं, तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। अब हम बॉडी सिमेट्री की बात करते हैं। अगर बॉडी सिमेट्री की हम लोग यहाँ पर बात करें तो ऑब्वियसली बाइलेटरल सिमेट्री की शुरुआत हो गई है। बॉडी सिमेट्री की अगर बात करें तो आपको क्या मिलेगा, बाइलेटरली सिमेट्रिकल। तो आपको जो एनिमल्स होंगे ये क्या मिलेंगे, बाइलेटरली सिमेट्रिकल मिलेंगे, ठीक है ना। तो हैबिटेट एंड बॉडी सिमेट्री वी हैव डिस्कस्ड। तो बाकी अब हम बाकी के फीचर्स देखते हैं, जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स, ठीक है ना। तो यहाँ तक समझ में आ गया। बाइलेटरल सिमेट्री अभी आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो, तो मैं अभी इसको नहीं समझाने वाला हूँ, ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे बच्चों। तो ये फाइलम ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा ही फाइलम है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बोलूँगा आप लोगों को, ठीक है ना, जिसके बारे में आप लोगों को याद रखना है, जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे ना। हम इनमें सीलोम देखते हैं, सीलोम कैसा होता है। तो ये पहले एनिमल होंगे एनिमल किंगडम में जिनमें ट्रू सीलोम का फॉर्मेशन हमको नजर आया। दे आर योर सीलोमेट, इनमें ट्रू सीलोम देखने को मिलेगा। ओके, सीलोमेट होंगे। और याद कीजिए, जब मैं आपको सीलोम पढ़ा रहा था, ट्रू सीलोम वो 2 तरीके से बन सकता है ट्रू सीलोम। एक होता है आपका सीजोसीलोमेट होते हैं एक, जिनमें आपका क्या होता है, जो मेसोडर्म होता है वो आपका क्या करता है, कुछ सीजोसीलोमिक पाउच बनाता है, लेटर ऑन वो ज्वाइन हो जाते हैं और एक सीलोम बना लेते हैं, याद आ रहा है। और एक में आपका क्या होता है, जो मेसोडर्म होता है वो गट वॉल से अराइज होता है, जिनको एंटेरोसीलोम कहते हैं। तो ये जो एनिमल होगा, एनिलिडा होगा, ये क्या होंगे, ये सीलोमेट किस तरह के सीलोमेट होंगे, एंटेरोसीलोमेट होंगे कि स्कीजोसीलोमेट होंगे, ये आपको जो है मेरे को कमेंट में बताना है, ठीक है ना। ये स्कीजोसीलोमेट होंगे कि एंटेरोसीलोमेट होंगे, ठीक है ना।
स्कीजोसिलोमेट होंगे या फिर एंटेरोसिलोमेट होंगे, ठीक है। इन ये ट्रू सिलोमेट है, मतलब दे आर योर ट्रू सिलोमेट। और ट्रू सिलोमेट वाले को क्या कहते हैं? यू सिलोमेट भी कहते हैं। सिलोमेट कह रहे हैं या फिर यू सिलोमेट कह रहे हैं, इनमें ट्रू सिलोम प्रेजेंट रहेगा, मतलब जो मेसोडर्म होगा वो क्या करेगा, सिलोम को दोनों तरफ से लाइनिंग करके रखेगा आपका। एक तो बॉडी वॉल को भी लाइनिंग करके रखेगा, गट वॉल को भी लाइनिंग करके रखेगा, ठीक है ना। लेकिन सीजो जो एंटेरोसिलोम होता है, सॉरी जो यू सिलोमेट होते हैं या फिर जो ट्रू सिलोम होता है, वो दो तरीके से बन सकता है। आइदर ये जो ट्रू सिलोम होगा ये सीजोसिलोमिक वे से बनेगा, नहीं तो ये कैसे बनेगा आपका, एंटेरोसिलोमिक वे से बनेगा, ठीक है। अब एनेलिडा क्या है, क्या ये स्कीजोसिलोमेट है या फिर ये एंटेरोसिलोमेट है? इन दोनों में से एक ही करेक्ट होगा यहाँ पर। तो कौन सा करेक्ट होगा आप मेरे को कमेंट में बताइए, ठीक है। अगर आप सही आंसर देते हो तो अच्छी बात है, अगर आप गलती करते हो तो फिर मैं आपको जो है वहाँ पर करेक्ट कर दूंगा, ठीक है ना। तो इनमें से कौन सा होगा, ओके। तो मैं क्वेश्चन मार्क लगा के रख देता हूँ, क्या स्कीजोसिलोमेट होंगे या फिर एंटेरोसिलोमेट होंगे? जस्ट गिव मी आंसर इन द कमेंट, ओके। नेक्स्ट, सिलोम के बारे में बोल दिया, और ये पहला एनिमल होगा जिनमें ट्रू सिलोम पाया गया। ये क्वेश्चन आ सकता है लेकिन नीट में, ठीक है ना। नेक्स्ट हम लोग इनमें देखते हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होगा इनमें। तो इनमें लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हमको क्या देखने को मिलेगा? तो इनमें जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बच्चों हमको देखने को मिलेगा, विल बी एबल टू सी दैट इज योर ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो हमको इनमें जो है ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलेगा, ठीक है ना। अब यहां से जो है पिछले फाइलम से ही जो है ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत हो गई है, तो ये आपको याद रखने में अब आसानी होगी, ठीक है। जो चीज एक बार शुरू हो जाता है अब वो आपको हर फाइलम में मिलना स्टार्ट होगा, उसके आगे के हर फाइलम में आपको मिलना स्टार्ट होगा, ठीक है। ऐसे आप याद रख सकते हो। लेकिन कुछ कुछ फाइलम एक्सेप्शन हो सकते हैं या फिर कुछ कुछ एनिमल जो है एक्सेप्शन हो सकते हैं, ठीक है ना। अब वो क्या क्या एक्सेप्शन होंगे ऑब्वियसली मैं आपको बताता जाऊंगा, तो इतना जो है चिंता करने की जरूरत नहीं है, ओके। नेक्स्ट अगर हम इनमें देखें जर्म लेयर कैसे होंगे, तो ऑब्वियसली ट्रिप्लोब्लास्ट की शुरुआत प्लेटीहेल्मिन्थिस से हो गई थी। अगर हम जर्म लेयर की बात करें तो ये आपके क्या होंगे, दे विल बी योर ट्रिप्लोब्लास्टिक। ट्रिप्लोब्लास्टिक अब शायद आप लोगों को समझाने की जरूरत नहीं है। ट्रिप्लोब्लास्टिक में एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट के टाइम पे 3 जर्म लेयर का फॉर्मेशन होगा, दैट इज एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं सेगमेंटेशन। तो इनमें सेगमेंटेशन की शुरुआत हो गई है, लेकिन सेगमेंटेशन आगे जाके आपको कुछ कुछ फाइलम में नहीं भी मिल सकता है, ठीक है ना। तो वो एक्सेप्शन होंगे फिर। तो इनमें मिल रहा है, तो डिस्कस करते हैं सेगमेंटेशन। और ये एनिमल कैसा होगा, ये मेटामेरिकली सेगमेंटेड होगा, मतलब कि इनमें आपको ट्रू सेगमेंटेशन देखने को मिलेगा, ठीक है ना। सो दे आर मेटामेरिकली सेगमेंटेड एनिमल्स। मान लो ये अपना अर्थवर्म है, इफ दिस इज आवर अर्थवर्म। अर्थवर्म में तो 100 से लेके 120 तक आपके सेगमेंट होते हैं, उतना सारा हम ड्रॉ नहीं करेंगे, ठीक है ना। मैंने कहा था जो ट्रू सेगमेंटेशन होता है या फिर जो मेटामेरिक सेगमेंटेशन होते हैं, उसमें जो नए सेगमेंट ऐड होते हैं वो बॉडी के पोस्टीरियर साइड से ऐड होना स्टार्ट होता है, मतलब इस तरह से एनिमल में नए सेगमेंट बनते जाएंगे। और जितने भी सेगमेंट होंगे दे विल बी योर फिजियोलॉजिकली एसोसिएटेड विद ईच अदर, ओके। तो हेयर द सेगमेंट्स आर फिजियोलॉजिकली एसोसिएटेड विद ईच अदर। फिजियोलॉजिकली एसोसिएटेड का मतलब क्या है, फिजियोलॉजी मतलब कि बॉडी का फंक्शन, ठीक है ना। बॉडी के अलग अलग ऑर्गन्स के वजह से जो है बॉडी के अलग अलग बॉडी में अलग अलग फंक्शन, अलग अलग ऑर्गन अलग अलग फंक्शन कर रहे हैं आपका, ठीक है ना। अब ह्यूमन अगर बॉडी की बात करें, हमारे अलग अलग जो ऑर्गन है वो अलग अलग फंक्शन कर रहे हैं। मान लो किसी आदमी के ब्रेन को रिमूव कर दो आप, तो वो बच पाएगा क्या? नहीं।
किसी किडनी को रिमूव कर दो तो बच पाएगा क्या? नहीं। तो सारे के सारे जो ऑर्गन है एक दूसरे के साथ फिजियोलॉजिकली एसोसिएटेड है। ब्रेन हर चीज को कंट्रोल कर रहा है, किडनी फिल्ट्रेशन का काम कर रहा है, तो सबका कुछ ना कुछ फंक्शन है। एवरी पार्ट ऑफ आवर बॉडी इज फिजियोलॉजिकली एसोसिएटेड विद ईच अदर। उसी तरह से ये जो एनिमल है, इस एनिमल के बॉडी में जितने भी सेगमेंट्स है दे आर फिजियोलॉजिकली एसोसिएटेड विद ईच अदर। अगर आप यहां से कुछ सेगमेंट्स को रिमूव कर दोगे, ये बच नहीं पाएगा बेचारा, ये अर्थवर्म बच नहीं पाएगा, ये गया कहां गया? घर में नहीं, ऊपर जाएगा, ऊपर गया, डेड। ठीक है ना? तो दे आर फिजियोलॉजिकली एसोसिएटेड विद ईच अदर। ठीक है ना? लेकिन अगर यहां पर फॉल्स सेगमेंटेशन होता, सूडो सेगमेंटेशन होता, जिसकी टीनिया सोलियम में हमको देखने को मिला था, याद है? ग्रेविड सेगमेंट्स वहां से टूट रहे थे, लेकिन एनिमल को कुछ फर्क भी नहीं पड़ रहा था आपका। इट इज सूडो सेगमेंटेशन, ये है ट्रू सेगमेंटेशन। ठीक है ना? दैट्स इट। सेगमेंटेशन के बारे में इतना ही बात करेंगे। अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं बताता हूं, इसके बॉडी फॉर्म के बारे में बताता हूं एनिमल का। ठीक है ना? तो आई थिंक दिस मच पार्ट ये जो है आपका क्लियर हो चुका है बच्चों, और कोई भी अगर प्रॉब्लम होता है कमेंट में जरूर पूछेगा आप लोग। ठीक है ना? ओके। तो इनके ऊपर आज हमने डीपीपी भी सॉल्व किया था। ठीक है ना? वी हैव सॉल्व सम डीपीपी टुडे। जिन्होंने नहीं देखा है डीपीपी वाला वीडियो जरूर देखें। ओके, तो एनिलिडा के बारे में जो है हम लोग और भी चीजें बताएंगे। अभी यहाँ पर बॉडी फॉर्म के बारे में डिस्कस करते हैं। लेट्स डिस्कस अबाउट द बॉडी फॉर्म। बॉडी फॉर्म मतलब इन एनिमल्स का बॉडी कैसा होगा। तो इनका बॉडी ऑब्वियसली इलोंगेटेड, लंबा होगा। बस आप इमेजिन कर लीजिए, यहाँ पर अर्थवर्म को इमेजिन कर लीजिए। अब हर एक एनिमल तो अर्थवर्म के शेप का नहीं होगा ऑब्वियसली, लेकिन हर एक एनिमल मोटा मोटी जो है अर्थवर्म के बॉडी की तरह ही होगा आपका, जिसकी लंबा होगा और सेगमेंटेड होगा। छोटा लंबा हो सकता है, पतला हो सकता है, मोटा हो सकता है। ठीक है ना? ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन बाकी जो है एनिमल क्या होगा? इलोंगेटेड होगा एंड सेगमेंटेड। अब ये सेगमेंटेशन क्या होता है थोड़ी देर पहले मैंने आपको बता दिया था। ठीक है? इसके बॉडी वॉल में मसल मिलेगा। बॉडी वॉल हैज दो तरह के मसल मिलेंगे इसके बॉडी वॉल में। ठीक है? मतलब कि दो तरह के मसल क्यों? एक बार जो मसल के सेल होंगे वो सीधे सीधे होंगे, मतलब कि लॉन्गिट्यूडनल मसल बनाएंगे, और एक बार जो मसल के सेल होंगे इस तरह से होंगे। तो दो लेयर होगा, एक लॉन्गिट्यूडनल मसल इस तरह से, ये सेल मान लो ये एक मसल का सेल है, ये एक मसल का सेल है, ये एक मसल का सेल है। तो उसके बॉडी में उन्होंने बॉडी वॉल में ऐसा लंबा लंबा करके वो जो है अरेंज्ड है आपके, तो लॉन्गिट्यूडनल मसल हो गया। ठीक है? और कुछ मसल के सेल, ये मेरे उंगलियां एक एक मसल के सेल मान लो, तो कुछ मसल के सेल इस तरह से अरेंज्ड है ऐसे करके। ठीक है ना? तो वो सर्कुलर मसल हो गया। तो दो तरह के जो है आपको मसल मिलेंगे इनके बॉडी में। ठीक है ना? ओके, यू विल बी एबल टू सी टू टाइप ऑफ मसल। So body wall is muscular and has both longitudinal and circular muscle, and both longitudinal and circular muscle are present. ठीक है ना? तो इनके बॉडी वॉल में जो है दोनों तरह के मसल आपको देखने को मिलेंगे। अब एक इंपॉर्टेंट टर्म मैं बोल रहा हूं, इसको दिमाग में घुसा लीजिएगा लेकिन। ठीक है ना? हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन आपको कौन से फाइलम में देखने को मिलेगा। ठीक है ना? हाइड्रो आता है वाटर से वर्ड, स्टैटिक मतलब रुका हुआ, स्केलेटन, स्केलेटन का मतलब तो आपको पता ही है, स्केलेटन मतलब कि एक सपोर्टिव सिस्टम। तो सिंपल सी बात है, हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन क्या होता है। अब अगर मैं यहां पर एक दोबारा से अपने अर्थवर्म को ड्रॉ कर दूं, अर्थवर्म तो हर कोई पहचानता है ना। नूडल्स खाया आप लोगों ने, नूडल्स, चाउमीन, वो किससे बनता है? अर्थवर्म से बनता है वो। ठीक है ना? समझ रहे हो ना? तो अर्थवर्म तो सबने खाया होगा मेरे ख्याल से, है ना? ओके। तो नेक्स्ट हम लोग जो है
हमें मजाक नहीं कर रहा है, सच है, लेकिन ओके ये सच है। ओके तो हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन क्या होता है, ध्यान दीजिए, वो सब थोड़ा मजाक था। अब यहाँ पे देखिए हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन क्या होता है। ये जो अर्थवर्म होता है, अगर आपने किसी ने अर्थवर्म को, ऑब्वियसली मेरे ख्याल से अपने लाइफ में ये सबको शायद सौभाग्य प्राप्त हुआ होगा आप लोगों के, आप लोगों ने एक जिंदा अर्थवर्म को देखा होगा, है कि नहीं। तो ये सौभाग्य मुझे भी प्राप्त हुआ था, आप लोगों को भी प्राप्त हुआ होगा। तो जब हमने अर्थवर्म को देखते हैं, वो क्या करता है, सॉफ्ट जो मॉइस्ट सॉइल होता है वहां पे रहता है, उसको खोदता है, खोद खोद के अंदर की तरफ जाता है वो, और मिट्टी को ऊपर की तरफ उठा देता है वो आपका, है कि नहीं। तो खोदता कैसे है वो, उसके बॉडी में कोई हार्ड पार्ट नहीं होता, तो सॉफ्ट होता है वो, तो है कि नहीं। तो उसमें हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन थोड़े देर के लिए डेवलप होता है टेम्पोरली। क्या होता है समझते हैं फिर, है ना। तो ये जो हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन है आपका, एक्चुअली क्या होता है, इसका जो अंदर जो बॉडी सिलोम होगा, ऑब्वियसली इसके अंदर एक कंटिन्यूअस बॉडी कैविटी आपको देखने को मिलेगा। यू विल बी एबल टू सी अ कंटिन्यूअस बॉडी कैविटी हियर इनसाइड द बॉडी। अब कुछ इसका जो बॉडी कैविटी में क्या होगा, कुछ फ्लूइड होगा। बॉडी कैविटी में क्या भरा होगा, इसका पानी भरा होगा, फ्लूइड, नॉट एग्जैक्टली वाटर, फ्लूइड भरा होगा, उसका कॉम्पोजिशन नहीं चाहिए आपको, उसको कहते हैं सीलोमिक फ्लूइड। क्या कहेंगे, सीलोमिक फ्लूइड। तो सीलोमिक फ्लूइड क्यों कह रहे हैं, क्योंकि उसका बॉडी कैविटी में या फिर सीलोम में फ्लूइड भरा है। तो ये जो फ्लूइड है, ये आके क्या होता है, इसके बॉडी का जो एंटीरियर वाला रीजन होता है, इसका बॉडी का जो एंटीरियर वाला रीजन होता है, इस रीजन में आके जो है ये भर जाता है आपका हेयर, ओके। और जिसके कारण जो है ये जो सामने वाला पार्ट है इसका टाइट हो जाता है। अब अगर इस पार्ट पे मान लो पानी अगर बहुत ज्यादा प्रेशर में आके इस जगह में आपका क्या है, भरा हुआ है आपका, तो ये जगह क्या हो जाएगा, टाइट हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा आपका, है कि नहीं। अब ये इस जगह के हेल्प से क्या कर पाएगा, खोद पाएगा, ये खोदेगा फिर ये। तो इसी को कह रहे हैं हम लोग हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन। बस इसके बारे में इतना ही जानना है और ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है हमको, ठीक है ना। ओके, ये कहाँ पे मिलेगा, ये हमको मिलने वाला है इन द फाइलम एनेलिडा। ओके, नेक्स्ट अब बात करेंगे लोकोमोशन के बारे में। ये एनिमल कैसे चलेगा, चलता फिरता कैसा है, ठीक है ना। लोकोमोशन का कैपेबिलिटी है इसमें, चाहे ये टेरेस्ट्रियल हो चाहे ये एक्वाटिक हो, ये एनिमल लोकोमोशन कर सकता है। तो जानने की कोशिश करेंगे अब हम लोकोमोशन। लोकोमोशन के लिए इन एनिमल्स में, एनिलिडा में 2 तरह के स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं आपके। इनके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको, ठीक है ना। 2 तरह के स्ट्रक्चर, कुछ एनिलिड में एक तरह का मिलेगा और कुछ एनिलिडा में दूसरे तरह का मिलेगा आपको, ठीक है ना। तो 2 टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर आर फाउंड। ठीक है ना, 2 तरह के आपको स्ट्रक्चर मिल जाएंगे। ज्यादातर जो एक्वाटिक होते हैं उनमें आपको मिलेगा पैरापोडिया, जैसे कि ये आपको मिलेगा एग्जांपल इन नेरिस, ये एक्वाटिक है ना। ये पैरापोडिया एक्चुअली क्या होता है, ये फ्लैसी फ्लैट, ये फ्लैसी होते हैं, मतलब कि मस्कुलर होते हैं, ठीक है ना। सो दे आर फ्लैसी फ्लैट एंड लैटरल प्रोजेक्शन। तो यहाँ पे लिख देता हूं, दे आर एक्चुअली फ्लैसी। फ्लैसी मतलब कि मस्कुलर, ठीक है ना, फ्लैसी फ्लैटेंड एंड लैटरली प्रोजेक्टेड स्ट्रक्चर। लैटरली प्रोजेक्टेड स्ट्रक्चर, लैटरली मतलब लैटरल साइड से। चलो एक नेरिस को मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूं। ये रफली डायग्राम है, रफ डायग्राम है, सेगमेंटेड एनिमल होगा इस तरह से। तो लैटरल साइड में आपको कुछ यहाँ पर एक फ्लैसी स्ट्रक्चर नजर आएंगे, इसमें कुछ फ्लैसी स्ट्रक्चर आपको इस तरह से नजर आएंगे, लाइक दिस। ये तो फ्लैसी हैं और लैटरल साइड में आपको नजर आ रहा है इस तरह से। तो दिस स्ट्रक्चर आर नोन एज पैरापोडिया, ठीक है ना। और इनके हेल्प से जो एनिमल क्या करेगा, स्विमिंग करेगा। द एनिमल विल बी, ये इन सबको ऐसे से मूव करेगा क्योंकि मस्कुलर है, और इनके हेल्प से एनिमल क्या कर पाएगा, यहाँ पर स्विमिंग कर पाएगा। तो ये पहला है पैरापोडिया, और ये एक्वाटिक वाला में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना। अगर हम बात करें दूसरा स्ट्रक्चर जो आपको लोकोमोशन के लिए देखने को मिलेगा इन द टेरेस्ट्रियल, ओके, तो वो आपका होगा काइटिनस सीटे।
अगर ये किसमें मिलता है, जैसे कि हम लोग एग्जांपल दे अर्थवर्म में, ये आपको अर्थवर्म में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो काइटिनस सीटे क्या होता है एक्चुअली, ये आपके क्या होते हैं, ये जो होते हैं आपके काइटिन, ठीक है ना, काइटिन के बने होते हैं आपके ये, दे आर मेड आउट ऑफ काइटिन। काइटिन आपका क्या होता है, इट इज अ वन टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ओके, इट इज अ पॉलीसेकेराइड, ओके। तो काइटिन के बारे में मैं आपको बताऊंगा, डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे काइटिन के बारे में। अब ये जो काइटिन होता है बच्चों, इसके बारे में आपको हमारा एक चैप्टर है बायोमोलिक्यूल, उस चैप्टर में काइटिन कैसा होता है ना, किस तरह का मटेरियल होता है, आपको तब पता चलेगा, ठीक है। अभी बस सोचिए, ये जो है इसको जो है हमारा जो लिविंग सेल्स हैं एनिमल के, वो इसको सिंथेसाइज कर सकता है, इसको बना सकता, सिंथेसाइज का मतलब है बनाना, ठीक है ना। तो जो अर्थवर्म होगा उसके बॉडी में जो सेल्स होंगे वो बनाएगा इस काइटिन को। और सीटे मतलब कि कुछ सीटे जैसे स्ट्रक्चर, ऐसे छोटे छोटे कुछ सीटे जैसे स्ट्रक्चर आपको नजर आएंगे इस तरह से, ठीक है ना। अब ये अर्थवर्म के बॉडी में कुछ मसल्स होते हैं, प्रोट्रैक्टर मसल एंड रिट्रैक्टर मसल, मतलब वो मसल एक बार कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और एक बार रिलैक्स होते हैं। तो उसके हेल्प से आपका क्या होगा, ये जो सीटे होंगे, ये सीटे के साथ क्या एसोसिएटेड होगा आपका मसल, कौन सा मसल एसोसिएटेड होगा आपका, प्रोट्रैक्टर मसल एंड रिट्रैक्टर मसल आपका इनके साथ एसोसिएटेड होगा। और ये कहाँ मिलेंगे, इसके बॉडी वॉल में मिलेंगे, अर्थवर्म के बॉडी वॉल में मिलेंगे, ठीक है ना। तो एक बार ये कॉन्ट्रैक्ट होंगे, एक बार रिलैक्स होंगे। तो अर्थवर्म को जाते हुए देखा है ना आप लोगों ने, कुछ इस तरह से जाता है आपका, ऐसे ऐसे जाएगा अर्थवर्म, है ना, इस तरह से जाता है। मतलब वो क्या करेगा, एक बार कॉन्ट्रैक्ट करेगा फिर एक बार रिलैक्स, एक बार कॉन्ट्रैक्ट करेगा फिर रिलैक्स, एक बार कॉन्ट्रैक्ट फिर रिलैक्स, एक बार कॉन्ट्रैक्ट फिर रिलैक्स, ओके। सो दिस सीटे आर प्रेजेंट इन द बॉडी वॉल ऑफ अर्थवर्म या फिर दूसरे टेरेस्ट्रियल आर्थ्रोपॉड्स, एंड दे विल बी एसोसिएटेड विद द प्रोट्रैक्टर एंड रिट्रैक्टर मसल्स, जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में हेल्प करेंगे, जिसके कारण ये एनिमल जो है आपका आराम से क्या कर पाएगा, लोकोमोशन कर पाएगा। बस ज़्यादा इसके ऊपर आपको क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। एनिमल किंगडम बहुत ज़्यादा वास्ट चैप्टर है बच्चों, बस आप लोग जितना याद रख लीजिए, लोकोमोशन के लिए एनेलिडा में दो स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, एक मिलता है पैरापोडिया, दूसरा होता है काइटिनस सीट। बस ये दोनों चीज़ आप लोग याद रख लीजिए बस। बाकी कैसे एनिमल मूव करेगा, क्या मैकेनिज्म होगा, ये सब हमको नहीं चाहिए। हमको चाहिए ह्यूमन का मसल कैसे कॉन्ट्रैक्ट होता है, कैसे मूवमेंट होता है, कैसे लोकोमोशन होता है, वो हमको चाहिए होगा। तो उसमें हम अपना दिमाग जो है लगाएंगे, ठीक है ना। यहाँ पर हम दिमाग को उतना ही लगाएंगे जिससे कि हमारा नीट और एम्स का क्वेश्चन क्लियर हो जाए, ओके। सो बस मैं यहाँ पर सिंपली लिख देता हूँ आप लोगों के लिए, एसोसिएटेड विद प्रोट्रैक्टर एंड रिट्रैक्टर मसल, एसोसिएटेड विद प्रोट्रैक्टर एंड रिट्रैक्टर मसल, ठीक है ना। ये प्रोट्रैक्टर और रिट्रैक्टर मसल के साथ आपका क्या होता है, एसोसिएट होता है फॉर पुलिंग इनवर्ड एंड आउटवर्ड। फॉर पुलिंग इनवर्ड एंड आउटवर्ड। तो हमने इसके लोकोमोशन के बारे में भी यहां पर डिस्कस कर लिया, ठीक है ना बच्चों। मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चलो हम इसके डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बात करते हैं। लेट्स डिस्कस अबाउट द डाइजेस्टिव सिस्टम। तो इनका डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा होगा, क्या लगता है, व्हाट अबाउट द डाइजेस्टिव सिस्टम? तो इनमें आपको ऑब्वियसली जो है कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम देखने को मिलेगा। यू विल बी एबल टू सी द कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम इन देम, ओके। तो आपको इनमें कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम देखने को मिलेगा, मतलब कि दो ओपनिंग होगा, एक तो एनस का काम करेगा और दूसरा आपका किसका काम करेगा, माउथ का, ठीक है ना। अब अगर हम लोग बात करें नेक्स्ट, तो इनमें जो डाइजेशन होगा वो एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन होगा। द डाइजेशन इज एक्स्ट्रा सेलुलर, मतलब कि इनका क्या होगा, इंटेस्टाइन होगा,
ठीक है ना। इंटेस्टाइन होगा इनका, इंटेस्टाइन के अंदर क्या होगा आपका जो है डाइजेशन होगा। इसका एलिमेंट्री कैनल के बारे में हमको ज़्यादा यहाँ पर इस चैप्टर में नहीं डिस्कस करना है, ठीक है ना। तो जो एनिमल होगा, मान लो ये अर्थवर्म है, इफ दिस इज द अर्थवर्म, सेगमेंट्स अभी हम ड्रॉ नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। इस तरह से अगर आपको जो है यहाँ पर अर्थवर्म देखने को मिलता है, सो माउथ होगा, इस तरह से आपको जो है इसका एलिमेंट्री कैनल नज़र आएगा लाइक दिस। सो जो डाइजेशन होगा आपका कहाँ पर होगा, इसके अंदर जो कैविटी है, जो इंटेस्टाइन है, इंटेस्टाइन के अंदर जो भी कैविटी है, इस कैविटी के अंदर जो है डाइजेशन होगा आपका। तो कोई सेल के अंदर नहीं हो रहा है डाइजेशन, सेल के बाहर हो रहा है, कैविटी में हो रहा है, खाली जगह पर हो रहा है, ठीक है ना। जैसे कि हम ह्यूमंस हैं, हमारा डाइजेशन कहाँ पे हो रहा है, स्टमक के अंदर हो रहा है। स्टमक के अंदर क्या है, कैविटी है ना, खाली जगह है, वहाँ पर हो रहा है कि नहीं। तो किसी सेल के अंदर नहीं हो रहा ना। हमारा डाइजेशन क्या होगा, हमारा डाइजेशन भी होगा एक्स्ट्रा सेलुलर, मतलब सेल के बाहर, है ना। तो इनमें भी जो डाइजेशन आपका क्या होगा, एक्स्ट्रा सेलुलर होगा, ठीक है। अभी चलो मैंने ड्रॉ ये मिटा दिया मैंने, लेकिन बॉडी प्लान क्या होगा यहाँ पर बताओ। बॉडी प्लान भी ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान होगा, ठीक है ना। सो इनमें क्या देखने को मिलेगा, ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान। तो इनमें भी हमको जो है ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान देखने को मिलेगा बच्चों, ठीक है ना। मेरे ख्याल से आप लोग समझ गए होंगे। ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान मैंने कल के लेक्चर में बहुत अच्छे से समझाया था। अगर किसी को डाउट है ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान क्या है, तो कल का लेक्चर एक बार देख लीजिए बच्चों, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट कल का लेक्चर मतलब जो लास्ट लेक्चर था आपका एस्की हेलमिंथिस, वो एक बार देख लीजिएगा। ओके, अब अगली चीज़ें हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट हम लोग जो डिस्कस करने वाला है, सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंट है बच्चों सर्कुलेटरी सिस्टम। ओके, तो एनिलिडा जो है पहला फाइलम होगा जिसमें आपको क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को मिलेगा। मतलब कि इनमें क्या होगा, ब्लड वेसल्स होगा, जिसके अंदर से जो है आपका क्या पास होगा, ब्लड, ठीक है ना। तो वेरी इंपॉर्टेंट, रिमेंबर, आपको ये याद रखना पड़ेगा सर्कुलेटरी सिस्टम में। सो दे विल बी हैविंग द क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। इनमें क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होगा। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में मैंने आपको समझाया था, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम दोनों ही, ठीक है ना बच्चों। तो मेरे ख्याल से आप लोग बहुत समझदार हो, आप लोगों को याद होगा क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है। जो ब्लड होता है, ब्लड के कॉन्टेक्ट में टिश्यू या फिर कोई ऑर्गन कभी भी डायरेक्टली नहीं होता है। यहाँ पर ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होता है बॉडी में, जिसके अंदर से ब्लड फ्लो करता है, और ये जो ब्लड वेसल है उसी से ही जो डिफ्यूजन के हेल्प से आइदर गैसेस टिश्यू में चले जाते हैं, या फिर न्यूट्रिएंट्स वगैरह जो है टिश्यू में चले जाते हैं, या फिर टिश्यू से भी जो अंदर आना होता है ब्लड के अंदर, वो भी जो है सिंपल डिफ्यूजन से ही आता है, ठीक है। तो इस तरह से जो है हमने डिस्कशन किया था। नेक्स्ट, इनमें रेस्पिरेटरी पिगमेंट प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। दे आर हैविंग रेस्पिरेटरी पिगमेंट। अब आप लोग मेरे को बोलना मत कि भाई रेस्पिरेटरी पिगमेंट क्या होता है, एकदम क्लास 8-9 से पढ़ रहे हो आप लोग, ठीक है। रेस्पिरेटरी पिगमेंट एक इस तरह का पिगमेंट होता है। पिगमेंट हम किसको कहते हैं, किसी भी कलर्ड कंपाउंड, किसी भी कलर्ड कंपाउंड को हम लोग क्या कहते हैं, पिगमेंट कहते हैं, ठीक है ना। ओके, और किसी भी कलर्ड कंपाउंड मतलब वो बायोलॉजिकल होना पड़ेगा, लेकिन इट शुड बी अ बायोलॉजिकल। ओके, तो ऐसे को हम लोग पिगमेंट कहते हैं। क्लोरोफिल अपना एक पिगमेंट है, क्लोरोफिल। ओके, देन हीमोग्लोबिन हमारा एक पिगमेंट है। अब जो भी पिगमेंट आपका रेस्पिरेटरी गैसेस को, इसके ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, इस तरह के रेस्पिरेटरी गैसेस को ट्रांसपोर्ट करने में जो पिगमेंट हेल्प करता है, उसको कहता है रेस्पिरेटरी पिगमेंट। तो यहाँ पर जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट है आपका क्या होगा, हीमोग्लोबिन, ठीक है ना। हीमोग्लोबिन जो है रेस्पिरेटरी पिगमेंट है, वो ह्यूमंस में मिलता है, हीमोग्लोबिन रेस्पिरेटरी पिगमेंट, ठीक है ना। ह्यूमंस के अलावा आपको जो है अलग अलग एनिमल्स में रेस्पिरेटरी पिगमेंट देखने को मिलेगा, ठीक है ना। अब हीमोग्लोबिन ह्यूमंस में मिलता है और अलग अलग एनिमल्स में मिलता है, लेकिन और भी एनिमल्स ऐसे हैं जिनमें हीमोग्लोबिन के अलावा और भी दूसरे तरह के रेस्पिरेटरी पिगमेंट मिलेंगे।
तो आगे आगे हम लोग पढ़ेंगे, आप लोगों को बहुत सारे रेस्पिरेटरी पिगमेंट जानने को मिलेंगे, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से रेस्पिरेटरी पिगमेंट क्या होता है ये आपको समझ में आ गया। तो इनमें जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है वो होता है हीमोग्लोबिन, ठीक है ना। इनमें हीमोग्लोबिन देखने को मिलेगा। तो रेस्पिरेटरी पिगमेंट क्या होगा बच्चों, हीमोग्लोबिन। और इनमें जो रेस्पिरेटरी अब एक बात है, रेस्पिरेटरी पिगमेंट अगर ह्यूमन के बारे में बात करें, अगर देखो ये एक ब्लड वेसल है, ठीक है, सिंपल सी बात कह रहा हूँ, एक बार ध्यान दीजिए यहाँ पर, ये एक ब्लड वेसल है। इस ब्लड वेसल के अंदर कुछ आपको सेल्स मिलते हैं ह्यूमन में, आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स, लुइथोरोक्टोकोनिका, है कि नहीं। तो इस तरह से जो है आपको क्या मिलेंगे यहाँ पर, आरबीसी मिलेंगे। और इन्हीं आरबीसी के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, हीमोग्लोबिन देखने को मिलेगा, ठीक है ना। लेकिन ये ऐसा एनेलिडा के केस में नहीं होता। एनेलिडा में आपका सबसे पहली बात तो है आरबीसी एब्सेंट होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आरबीसी इज एब्सेंट इन एनेलिडा, ठीक है ना। अब ये जो है मैंने कहा रेस्पिरेटरी पिगमेंट है वो कहाँ प्रेजेंट रहेगा, ऑब्वियसली आरबीसी के बाहर सारा कुछ क्या है, प्लाज्मा ही तो है। प्लाज्मा में ही तो आपका क्या होता है, आरबीसी तैरते रहते हैं, है ना। प्लाज्मा में ही आपके क्या तैरेंगे, आरबीसी तैरेंगे, आरबीसी तैरते रहते हैं। डब्ल्यूबीसी भी आपके यहाँ पर जो है प्लाज्मा में तैरते रहते हैं, श्वेत रक्तकोनिका, है ना। प्लेटिलेट्स भी आपके यहाँ पर तैरते रहेंगे प्लाज्मा में, है कि नहीं। तो इनका क्या नहीं होता, आरबीसी नहीं होता इनके बॉडी में, सॉरी इनके ब्लड में आरबीसी नहीं होता, डब्ल्यूबीसी नहीं होता, प्लेटिलेट्स नहीं होता। लोअर फाइलम है ना भाई, इतनी सारी चीज़ें डेवलप नहीं हुई है। इनके ब्लड में जो मैक्सिमम चीज़ मिलेगा आपको प्लाज्मा, और प्लाज्मा में ही जो है इनका क्या मिक्स होगा, हीमोग्लोबिन। तो इनके प्लाज्मा में क्या मिक्स होगा, हीमोग्लोबिन। ये क्वेश्चन पूछा गया है, कौन सा फाइलम है जिसका प्लाज्मा में हमको हीमोग्लोबिन देखने को मिलता है, एनेलिडा। ह्यूमन का हीमोग्लोबिन कहाँ पे देखने को मिलेगा, आरबीसी के अंदर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ओके। तो रेस्पिरेटरी पिगमेंट इज प्रेजेंट इन प्लाज्मा। इस चीज को एकदम पूरा फिक्स कर लो बच्चों दिमाग में, ठीक है ना। मैं धीरे धीरे पढ़ा रहा हूं ताकि जो है आप लोग का क्लियर हो जाए। अब रेस्पिरेटरी पिगमेंट होते कौन कौन से हैं, तो इनमें जो आपको रेस्पिरेटरी पिगमेंट मिलेगा, पहला तो होगा हीमोग्लोबिन। अगर कुछ एनेलिडा में आपको हीमोग्लोबिन मिलेंगे और कुछ एनेलिडा में आपको हीमोग्लोबिन ना मिलके क्लोरोकोरिन मिल सकता है, ठीक है ना। तो कुछ एनेलिडा में आपको हीमोग्लोबिन नहीं मिलेगा, उसके अलावा क्या मिल सकता है, क्लोरोकोरिन मिल सकता है। ये जो क्लोरोकोरिन है ये भी आपका एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट है जो लोअर एनिमल में आपको मिलता है, ठीक है ना, ओके। और भी हम लोग जो है अलग अलग फाइलम जब पढ़ेंगे मैं अलग अलग रेस्पिरेटरी पिगमेंट आपको बोलूंगा। लेकिन जो भी रेस्पिरेटरी पिगमेंट है वो आपको यहाँ पर किसी भी आरबीसी के अंदर नहीं मिलेगा, बिकॉज आरबीसी आर एब्सेंट। क्योंकि आरबीसी एब्सेंट होते हैं। और यहाँ पर जो है इनका जो प्लाज्मा होता है इसमें कुछ फ्री एमीबॉइड ब्लड सेल्स प्रेजेंट होते हैं। एमीबॉइड ब्लड सेल क्यों कहते हैं, क्योंकि इर्रेगुलर शेप के होता है इस तरह से, कुछ फ्री एमीबॉइड क्यों कह रहे हैं, मतलब इसको एनिमल को ये फ्री में नहीं मिला है। फ्री इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके ब्लड में फ्रीली सर्कुलेट करते रहते हैं, ठीक है ना। तो क्या मिलेंगे आपको, फ्री एमीबॉइड ब्लड सेल्स आर प्रेजेंट। तो देखिए सर्कुलेटरी सिस्टम में एडवांसमेंट आया कि नहीं। अभी अगले फाइलम, लास्ट किसी फाइलम में हमने सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ा था क्या, नहीं, इनके बारे में पढ़ा लेकिन हमने, ठीक है ना। अब ये फ्री एमीबॉइड ब्लड सेल का काम क्या होता है, देखो ये जो एनिमल होता है ज्यादातर गंदे जगह में रहता है। आपका जो टेरेस्ट्रियल अर्थवर्म को देखा है वो कैसे गंदे जगह में रहता है कि नहीं। तो उसके बॉडी में कोई बैक्टीरिया जा सकता है, कोई वायरस जा सकता है उसके बॉडी में, है कि नहीं, उसको भी तो बचना है। तो ये जो एमीबॉइड सेल्स होते हैं, अगर इसके ब्लड में अगर कोई बैक्टीरिया वगैरह आ गया तो इसको ये फैगोसाइटोसिस कर लेता है, एनगल्फ कर लेता है इसको और किल कर देता है। इस तरह से जो अपना क्या होता है, एनेलिडा होता है, खुद को प्रोटेक्ट करता है। समझ रहे हो बच्चों, ओके। ह्यूमन का तो जो प्रोटेक्शन है, जो इम्यून सिस्टम है, उसके ऊपर तो पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ना है क्लास 12th में आप लोगों को, ठीक है। लोअर एनिमल के बारे में पहले सीखिए।
सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में मैंने बताया, अब थोड़े अलग अलग सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक जो है आप लोगों को कोई डाउट नहीं है बच्चों। ओके, आगे बढ़ेंगे अभी हम लोग। नेक्स्ट देखते हैं आगे हमको कौन सा सिस्टम देखने को मिलता है। तो अगला जो हम लोग बच्चों यहाँ पर पढ़ने वाले हैं दैट इज और एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम में भी अभी आपको थोड़ा सा जो है यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, एडवांसमेंट देखने को मिलेगा। ठीक है ना, देखते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम में आपको क्या एडवांसमेंट देखने को मिलता है। प्लेटीहेल्मिन्थिस में एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या था, फ्लेम सेल था। एस्कीहेल्मिन्थिस में आपको क्या देखने को मिल रहा था, रनेट सेल देखने को मिल रहा था। तो यहां पर जो है एक्सक्रीटरी सिस्टम में आपको कुछ कॉइल्ड ट्यूब्यूल्स मिलेंगे, सर्टेन कॉइल्ड ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट। इस तरह के कुछ कॉइल्ड ट्यूब्यूल्स आपको देखने को मिलेंगे इनके बॉडी में, कॉइल्ड ट्यूब्यूल्स। ओके, और एक कॉइल्ड ट्यूब्यूल जो होंगे इसके एलिमेंट्री कैनल के साथ आपके क्या होंगे, एसोसिएटेड रहेंगे, देयर बी एसोसिएटेड विद द एलिमेंट्री कैनल। और इन कॉइल्ड ट्यूब्यूल्स का जो नाम है आपको याद रखना है, नेफ्रीडिया। तो इनमें आपको क्या मिल रहा है, नेफ्रीडिया मिल रहा है। नेफ्रीडिया लेकिन कोई पर्टिकुलर सेल नहीं है। नेफ्रीडिया क्या है, दीज आर द कॉइल्ड ट्यूब्यूल्स जो इसके बॉडी से वेस्ट मटेरियल को रिमूव करने में क्या करेंगे बच्चों, हेल्प करेंगे। ठीक है ना, अंडरस्टैंड। तो यहां पर नेफ्रीडिया याद रखना है आपको। ठीक है ना, ओके। प्लेटीहेल्मिन्थिस में क्या था, फिर से रिवीजन कर लेते हैं। प्लेटीहेल्मिन्थिस में था फ्लेम सेल, एस्कीहेल्मिन्थिस में क्या था, रनेट सेल। और यहाँ पर हमको क्या मिल रहा है, कुछ कॉइल्ड ट्यूब्यूल्स मिल रहे हैं जिनको हम लोग क्या कह रहे हैं, नेफ्रीडिया कह रहे हैं, जो वेस्ट मटेरियल को रिमूव करने में हेल्प करेगा। ओके, नर्वस सिस्टम इनमें आपको सेम देखने को मिल जाएगा जैसा हमको किसमें देखने को मिल रहा था, इन द प्लेटीहेल्मिन्थिस। लेकिन इनमें एंडोडर्मल या फिर जो है डर्मल वाला नहीं होगा, इनके बॉडी के जो भी सीलोम है वहां से पास होगा। अभी मैं बताता हूं। नर्वस सिस्टम के बारे में अगर बात करें तो नर्वस सिस्टम में आपको इनमें फिर से जो है सर्कमसेंट्रिक नर्व रिंग और डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड मिलेगा। रिमेंबर, वेरी इंपॉर्टेंट। सो कंसिस्ट ऑफ सर्कमसेंट्रिक nerve ring and double ventral nerve cord। डबल वेंट्रल मतलब नर्व कॉर्ड कैसा होगा, डबल होगा, दो होगा। और बॉडी के कौन से साइड में होगा, वेंट्रल साइड में होगा, आपको याद रखना है। लेकिन ठीक है ना, जैसे कि मान लो ये अपना एक एनिलिडा है, इफ दिस इज एन एनिलिडा, पूरा बॉडी अभी ड्रॉ नहीं करेंगे, ये एनिलिडा है। ठीक है ना, इसका ये मान लो माउथ है, ये फेरिंग्स है, इसका इसोफेगस आपको देखने को मिल रहा है, गिजर्ड वगैरह देखने को मिलेगा, इंटेस्टाइन वगैरह आपको देखने को मिलेगा इसके यहाँ पर। ठीक है ना, तो जिस तरह से हमको किनमें दिख रहा था, एस्कीहेल्मिन्थिस में देखने को मिल रहा था, यहाँ पर फेरेंगियल रीजन में ये जो नर्व है एक रिंग बना लेगा। इस तरह से नर्व का एक रिंग देखने को मिलेगा, जिस रिंग को मैंने कहा था यहाँ पर क्या कह रहे हैं, सर्कमसेंट्रिक नर्व रिंग हम इसको कह रहे हैं। ठीक है ना, वी आर कॉलिंग इट एज सर्कमसेंट्रिक नर्व रिंग। ओके, अब लेकिन एस्कीहेल्मिन्थिस में आपका क्या हो रहा था, यहां से जो नर्व निकल रहे थे वो उसके बॉडी वॉल से पास हो रहे थे। यहां पर ऐसा नहीं होगा, यहां पर आपको वेंट्रल साइड से, वेंट्रल साइड मतलब ये वाला लोअर साइड, पेट वाला साइड। ठीक है ना, तो वेंट्रल साइड से जो इस तरह से डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड नजर आएगा। इस तरह से डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड पूरे बॉडी के प्रोसीजर साइड में जाता हुआ नजर आएगा। और याद रखना है जो नॉन कोऑर्डिनेट्स होते हैं उनमें आपको जो नर्व कॉर्ड है हमेशा वेंट्रल साइड में देखने को मिलेगा। ठीक है, अब यहीं से ही जो है कुछ कुछ नर्व आपके क्या होंगे, बाइफर्केट होंगे बॉडी के अलग अलग पार्ट में, लाइक दिस। ओके, इतना डिटेल में हमको नहीं जाना है। नेक्स्ट, लेकिन जब हम कॉर्डेट्स पढ़ेंगे, कॉर्डेट में जो ये नर्व कॉर्ड होगा ये डॉर्सल साइड में चला जाएगा। हमारा भी डॉर्सल साइड में ही है, और डॉर्सल साइड में उसने क्या बना लिया, स्पाइनल कॉर्ड बना लिया आपका। ठीक है ना, तो इन सब को जो है लेटर ऑन इन सब में एडवांसमेंट आता जाएगा। लेकिन फिलहाल एनिलिडा में आप लोग याद रखिए खाली जो नर्वस सिस्टम होगा
उसमें आपको ये क्या देखने को मिलेगा, सर्कमसेंट्रिक नर्व रिंग एंड प्लस डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड। ये वर्ड दिमाग में डाल दो, डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड, ठीक है ना। ओके नेक्स्ट, इसमें कुछ सेंस ऑर्गन्स भी होंगे, उनके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। सेंस ऑर्गन जैसे कि हमको एसके एलिमेंट इसमें देख रहा को मिल रहा था, यहाँ पर भी आपको कुछ सेंस ऑर्गन्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, लेकिन ज़्यादा डेवलप जो है आपको सेंस ऑर्गन देखने को नहीं मिलेंगे, जैसे कि फोटो रिसेप्टर्स। फोटो रिसेप्टर्स मतलब कि ऐसा नहीं है कि एनिमल देख पाएगा, ये एनिमल देख नहीं पाते हैं, ठीक है ना। अब जस्ट इनमें फोटो रिसेप्टर की शुरुआत हुई है, मतलब ये लाइट को सेंस कर पाएंगे, अंधेरा है कि उजाला है, इस तरह से कोई भी इमेज का फॉर्मेशन नहीं होता है। ओनली सेंस लाइट, ओनली एबल टू सेंस लाइट। लेकिन अब जब इसके बाद वाले फाइलम में हम लोग जाएंगे आर्थ्रोपोडा, तो हम लोग देखेंगे उनमें आंखों का डेवलपमेंट हो गया है और वो इमेज का फॉर्मेशन कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से एडवांसमेंट आता है बच्चों। इनमें आपको एक और रिसेप्टर देखने को मिलेगा, कीमो रिसेप्टर। कीमो रिसेप्टर ऑब्वियसली क्या सेंस कर पाएंगे, दे विल बी एबल टू सेंस द केमिकल्स, वो केमिकल्स को सेंस कर पाएंगे। और भी इनमें आपको रिसेप्टर मिलेगा, जैसे टेक्टाइल रिसेप्टर। आपको इनमें टेक्टाइल रिसेप्टर्स भी देखने को मिलेगा, ठीक है ना। टेक्टाइल रिसेप्टर क्या होता है, टच के सेंसिटिव में होते हैं, सेंस करते हैं टच को, टेक्टाइल रिसेप्टर, ठीक है ना। कीमो रिसेप्टर, अगर अर्थवर्म से रिलेटेड अगर मैं कीमो रिसेप्टर के बारे में एक बात बोलूँ आप लोगों को, अर्थवर्म को जो है फार्मर का फ्रेंड भी बोला जाता है, ठीक है ना। अर्थवर्म इज ऑल्सो नोन एज फार्मर्स फ्रेंड। उसको फार्मर का फ्रेंड क्यों बोला जाता है, क्योंकि वो फार्मर के साथ जो है पार्टी में जाता है, फिल्म देखने के लिए जाता है, इसीलिए नहीं बोला जाता बच्चों, ठीक है ना। अर्थवर्म को फार्मर का फ्रेंड इसलिए बोला जाता है क्योंकि वो लैंड को ह्यूमिफिकेशन में हेल्प करता है आपका, ठीक है ना। तो कीमो रिसेप्टर जो होता है, आप लोग ध्यान देना, जो अर्थवर्म होता है ना, कुछ अर्थवर्म होते हैं जो आपको पॉल्यूटेड लैंड में नहीं देखने को मिलेंगे। उनका कीमो रिसेप्टर सेंस करता है कि लैंड जो है पॉल्यूटेड है, यहाँ पर केमिकल कॉन्टामिनेशन है, नॉट बी एबल टू सी देम इन द पॉल्यूटेड लैंड, ठीक है। आपको जो अर्थवर्म है वो आपको किसी कचड़े में मिल सकते हैं, लेकिन वहाँ पर कोई गंदा केमिकल नहीं होगा। ह्यूमस हो सकता है वहाँ पर, ठीक है ना, लेकिन कोई टॉक्सिक केमिकल नहीं होगा। अगर कहीं पर कोई टॉक्सिक केमिकल है तो वहाँ पर लेकिन आपको अर्थवर्म नहीं मिलेगा। तो रिमेंबर, इसलिए आजकल दिन भर दिन जो अर्थवर्म गायब होते जा रहे हैं, क्योंकि हम अपने लैंड को टॉक्सिक कर रहे हैं। दीज आर द थिंग्स, ओके। तो ये क्या हो गया, बायो इंडिकेटर हो गया। तो इन सब के बारे में बाद में बात करेंगे, ओके। तो सेंस ऑर्गन मैंने बता दिया आपको, ठीक है ना। बस याद रखना है बॉडी के कौन से पोजीशन में मिलता है, इन सब इतना डिटेल में इनको नहीं चाहिए, ठीक है ना, ओके। नेक्स्ट, अब हम आते हैं इसके इंपॉर्टेंट पार्ट पर, दैट इज द रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं बच्चों, ठीक है ना। लेट्स टॉक अबाउट रिप्रोडक्शन। अगर रिप्रोडक्शन के बारे में बात करें तो ये एनिमल जो होते हैं ज़्यादातर हर्माफ्रोडाइट होते हैं, तो मोस्टली हर्माफ्रोडाइट। हर्माफ्रोडाइट मतलब कि मेल और फीमेल जो भी सेक्स ऑर्गन होगा सेम एनिमल में आपका प्रेजेंट रहेगा, सेक्सेस आर नॉट सेपरेट। हर्माफ्रोडाइट के लिए एक और टर्म है मोनोइसियस, ठीक है ना। मोनोइसिस, मोनो मतलब सिंगल एनिमल में ही आपका क्या प्रेजेंट है, दोनों सेक्स प्रेजेंट है, ठीक है ना। इसके एग्जांपल में जैसे कि आपके आ जाते हैं यहाँ पर अपना अर्थवर्म आ जाता है, हिरुडिनेरिया आ जाता है, अर्थवर्म आ जाता है, लीच आ जाता है आपका, ठीक है ना। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो यूनिसेक्सुअल होते हैं, सम आर डाइसियस, कुछ डाइसियस होते हैं आपके, या फिर यूनिसेक्सुअल। सम आर योर यूनिसेक्सुअल, दैट इज योर डाइसियस। डाई मतलब दो होंगे, मेल अलग होगा फीमेल अलग होगा, डाइसियस कहते हैं, या फिर हम यूनिसेक्सुअल कह लेते हैं।
एग्जाम्पल जैसे कि अपना नेरिस हो गया, ठीक है ना। तो ज्यादातर जो आपके एनिलिडा क्या होंगे, हर्माफ्रोडाइट होंगे, लेकिन ऐसी बात नहीं है कि सारे के सारे हर्माफ्रोडाइट होंगे, कुछ ऐसे भी होंगे जो आपके क्या होंगे, यूनिसेक्सुअल होंगे बच्चों, इस बात को याद रखना है। एक और बात, एनिलिडा में खाली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन चलता है, ओनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, चाहे वो हर्माफ्रोडाइट हो या फिर आपका क्या हो, ये डाइसियस हो, ठीक है ना, ओनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिलिडास, ठीक है ना। इनमें आपका लेकिन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है। कभी कभी जो है नीट में क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग फॉर एनिलिडास, तो ऑप्शन में कभी दे देते हैं दे ऑल्सो डू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो आपको वो टिक मारना है फिर, ठीक है ना। तो इस तरह के स्टेटमेंट आपको मिल सकते हैं। डेवलपमेंट के बारे में अगर बात करें, इफ यू टॉक अबाउट डेवलपमेंट हियर, और इनमें अगर हम लोग डेवलपमेंट की बात करें तो ज़्यादातर जो इनमें हमको क्या देखने को मिलेगा, डायरेक्ट डेवलपमेंट देखने को मिलेगा, मोस्टली डायरेक्ट डेवलपमेंट। ओके, सो मोस्टली डायरेक्ट डेवलपमेंट। रेयरली कभी कभी आपको इनमें क्या देखने को मिलेगा, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। रेयरली यू विल बी एबल टू सी इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। जैसे कि एक एनिमल है जिसमें होता है नेरिस, देखो इस नेरिस को एनिलिडा में है, लेकिन देखो हर जगह पर ये एक्सेप्शन बन के बाहर आ रहा है। ये मैराइन वाटर है, ये आपका क्या यूनिसेक्सुअल भी है, और ये आपका क्या है, इसमें जो है आपका क्या है, हमको जो है इनडायरेक्ट डेवलपमेंट भी नजर आ रहा है, लेकिन बाकी के आर्थ्रोपॉड्स में हमको क्या नजर आ रहा है, डायरेक्ट डेवलपमेंट नजर आ रहा है। तो जो नेरिस है, ये जो अपना एग्जाम्पल है नेरिस, ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन नेरिस का एग्जाम्पल, ठीक है ना, याद रखना है आपको। अब इसके लार्वा को क्या कहेंगे, अगर आपका क्या है इनडायरेक्ट डेवलपमेंट शो कर रहा है तो ऑब्वियसली लार्वा मिलेगा आपको, एंड द लार्वा इज नोन एज ट्रोकोफोर लार्वा, याद रखना है। लेकिन मैं हर एक फाइलम में आपको एक एक लार्वा का नाम बता रहा हूँ, इन सब लार्वा का नाम याद रखना है, ठीक है। द नेम ऑफ लार्वा इज योर ट्रोकोफोर लार्वा। तो ट्रोकोफोर लार्वा का जो नाम आपको यहां पर याद रखना है, इट बिलोंग्स टू द फाइलम एनिलिडा। तो बच्चों हम जो है जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर के एंड पर आ गए हैं यहाँ पर। तो अभी जस्ट हमको क्या करना है, इस फाइलम के कुछ एग्जाम्पल्स देखने, कुछ एनिमल्स के एग्जाम्पल देखने हैं, और प्लस हमको जो है इस फाइलम का क्या करना है, क्लासिफिकेशन करना है। तो फिर हम आगे डिस्कस करते हैं, फिर कुछ मैं आपको एग्जाम्पल्स बताता हूँ इस फाइलम के, और मैं आपको जो है इसका क्लासिफिकेशन कराता हूँ, ठीक है ना। ओके बच्चों, तो अब हम क्या करेंगे, जो फाइलम है अपना एनिलिडा, उसका हम लोग जो है बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, और इससे रिलेटेड कुछ हम एग्जाम्पल्स भी पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले एग्जाम्पल्स में आते हैं, या फिर सबसे पहले रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द फाइलम में आते हैं, ठीक है ना। तो रिप्रेजेंटेटिव देखिए, जो हम लोग पढ़ रहे थे तब से नेरिस के बारे में, तो नेरिस है हमारा जो हमारा मैराइन एनिमल था, जो एक्सेप्शन हो रहा था बहुत सारे चीज़ों में, कॉमनली हम उसको सैंडवर्म कहते हैं, एफ्रोडाइट सी माउस, ठीक है ना। देन केटोप्टेरस को हम लोग क्या कहते हैं, पैडल वर्म कहते हैं। देन पृथिमा के बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस हमको आगे भी डिस्कस करने पड़ेंगे। इट इज़ द इंडियन अर्थवर्म, इंडिया में पाया जाने वाला या फिर इंडियन स्पीसीज जो होता है अर्थवर्म का। देन लम्ब्रिकस जो होता है आपका, दिस इज एन यूरोपियन अर्थवर्म, जो यूरोप में आपका अर्थवर्म मिलता है, उसको लम्ब्रिकस कह रहे हैं हम लोग। हिरुडिनेरिया, जिसके बारे में मैं आपको तब से कह रहा था, ये भी एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, दैट इज द ब्लड सकिंग लीच। ओके, तो ये सारे कुछ एनिमल्स हैं बिलोंगिंग टू द फाइलम एनिलिडा। हालांकि इस फाइलम में टोटल मिला के आपको 15,000 स्पीसीज देखने को मिलेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन इन एग्जाम्पल को याद रखिएगा बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं इस फाइलम के क्लासिफिकेशन पर, ठीक है ना। इस फाइलम में जितने भी एनिमल्स हैं उनको हमने 3 क्लास में भाग करके रखा हुआ है, ठीक है ना। इन क्लास में हमने कैसे रखा है, बेस्ड ऑन द प्रेजेंस ऑफ सीटे, जो हम लोकोमोटरी ऑर्गन मैंने बताया था ना, सीटा या फिर पैरापोडिया एंड सकर जो होगा पैरासाइटिक फॉर्म में होगा।
तो कुछ ऐसे होंगे पैरासाइटिक वाले, ना तो जिनमें पैरापोडिया होगा ना तो उनमें सीटे होंगे, उनमें होगा सकर, तो उनको अलग क्लास में रखेंगे। समझ पा रहे हो बच्चों? तो क्लासिफिकेशन इज ऑन द बेसिस ऑफ द लोकोमोटरी ऑर्गन एंड प्लस जो क्या होता है यहाँ पर पैरासाइटिक एडाप्टेशन है उसके ऊपर बेस करके जो है हमने यहाँ पर जितने भी एनिमल्स मिल रहे हैं उनको 3 क्लास में रख दिया। पहला क्लास है पॉलीचीटे। पॉली मतलब मैनी, चीटे वर्ड आया है सीते से, मतलब कि इनमें बहुत सारे सीटे प्रेजेंट होंगे। ऑलिगो जो वर्ड है, ऑलिगो वर्ड का मतलब होता है फ्यू, थोड़ा सा खाली। ऑलिगो वर्ड का मीनिंग क्या होता है बच्चों? फ्यू। और जो पॉली वर्ड होता है, पॉली वर्ड का मीनिंग क्या होता है? मैनी। ठीक है ना? ओके। और यहाँ पर मतलब कि इनमें जो है थोड़े बहुत क्या होंगे? सीटे प्रेजेंट होंगे। और जो हिरुडिनेरिया होगा इनमें सीटे भी नहीं होगा और इनमें क्या नहीं होगा? पैरापोडिया भी नहीं होगा, इनमें तो होगा सकर, क्योंकि ये होंगे पैरासाइट। ओके। अब तीनों क्लास को थोड़ा जल्दी से हम लोग समझ लेते हैं। पॉलीसीटे, इनमें बहुत सारे सीटे मिलेंगे, मैराइन होंगे। सीटे न्यूमरस, बहुत सारे सीटे प्रेजेंट होंगे, प्रेजेंट ऑन द पैरापोडिया, मतलब कि इनमें दोनों ही लोकोमोटरी ऑर्गन प्रेजेंट है, सीटे भी प्रेजेंट है और पैरापोडिया भी प्रेजेंट है। मैंने कहा था ना पैरापोडिया कैसा होता है? फ्लैशी होता है, मस्कुलर होता है, याद आ रहा है? तो उसी में ही बहुत सारे सीटे प्रेजेंट होंगे जो एनिमल को जो है स्पीड में स्विमिंग करने में हेल्प करेंगे। ठीक है ना? तो पॉलीचीटे में इनमें बहुत सारा पैरापोडिया भी है और पैरापोडिया में बहुत सारा क्या है? सीटे हैं। ओके। ये यूनिसेक्सुअल होंगे। यूनिसेक्सुअल मतलब इनमें सेक्सेस सेपरेट होंगे आपके। एग्जाम्पल है नेरिस। ठीक है ना? दूसरा क्लास देखिए ओलिगोचीटे, फ्यू मतलब इनमें फ्यू सीटे होंगे खाली। ये होगा टेरेस्ट्रियल एनिमल। ठीक है ना? इनमें पैरापोडिया एब्सेंट होगा क्योंकि टेरेस्ट्रियल है, स्विमिंग की जरूरत नहीं है, बट सीटे आर प्रेजेंट, लेकिन जो सीटे होंगे वो फ्यू होंगे, कम होंगे आपके। ठीक है ना? बाइसेक्सुअल है एनिमल, मतलब कि हार्माफ्रोडाइट। बाई मतलब दो, सेक्सुअल मतलब कि सेक्स, तो दो सेक्स एक ही एनिमल में है तो एनिमल है बाइसेक्सुअल। ओके। एग्जाम्पल प्रिथिमा, जो थोड़ी देर पहले बोला था, इंडियन अर्थवर्म। फिर नेक्स्ट देखते हैं हिरुडिनेरिया या फिर हिरुडिनिया। हिरुडिनिया में एक्वाटिक भी हो सकते हैं या फिर टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं, और एक्वाटिक में ज़्यादातर क्या होंगे? फ्रेश वाटर होंगे आपके। तो इनमें सकर प्रेजेंट होता है बोथ ऑन द एंटीरियर एंड पोस्टीरियर साइड। ये एनिमल है तो इसके आगे भी सकर होगा, इसके पीछे भी सकर होगा आपका। ठीक है ना? बाइसेक्सुअल मतलब ये फिर से आपका क्या होगा? हर्माफ्रोडाइट होगा। एग्जाम्पल है हमारा हिरुडिनेरिया, दैट इज योर ब्लड सकिंग लीच। अच्छा बच्चों, इन दोनों क्लास को तो पॉलीसीटे क्यों कह रहे हैं? क्योंकि बहुत सारे सीटे होंगे। इस क्लास को ओलिगोसीटे क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसमें आपका क्या होगा? बहुत सारा जो बहुत कम आपको इसमें क्या देखने को मिलेगा? सीटे देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पर इसको हिरुडिनेरिया क्यों कह रहे हैं? इनको हम लोग हिरुडिनेरिया इसीलिए कह रहे हैं बच्चों, द रीजन इज दैट, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा जब लीच जो है ब्लड सक करता है, व्हेन द लीच सक ब्लड, शायद आप लोगों को इसका भी एक्सपीरियंस होगा, है कि नहीं? बहुत सारे लोगों को होगा कि उनको कभी लीच ने पकड़ा होगा, और जब हम लीच को छुड़ा देते हैं तो देखना था ब्लड जल्दी रुकता नहीं है उस जगह का। अगर यहाँ पर आपको लीच ने पकड़ लिया तो वो जल्दी ब्लड रुकता नहीं है, ब्लड रुकने में बहुत टाइम लगता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो लीच होता है उसके सलाइवरी ग्लैंड में एक केमिकल होता है, केमिकल का नाम है हिरुडिन। द नेम ऑफ द केमिकल इज हिरुडिन। ये कहां पर प्रेजेंट होता है? उसके सलाइवरी ग्लैंड में। और इसका फंक्शन क्या है इस केमिकल का? इस केमिकल का जो फंक्शन होता है वो होता है एंटीकोगुलेंट। एंटीकोगुलेंट। अभी एंटीकोगुलेंट क्या है? एंटीकोगुलेंट ऐसे केमिकल होते हैं जो ब्लड को कोगुलेट होने के लिए नहीं देते हैं। जैसे कि मान लो हमारा यहाँ पर कहीं पे कट लग गया तो थोड़ी देर बाद ब्लड क्या हो जाता है? क्लॉटिंग हो जाता है ना, ब्लड में कोगुलेट हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? ताकि और ब्लड अंदर से बाहर ना आए, ब्लड का लीकेज ना हो, और ब्लड का कोगुलेशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। कोगुलेशन का मैकेनिज्म हम लोग पढ़ेंगे भी, एक चैप्टर है हमारा, ठीक है ना, बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन, वहाँ पे पढ़ेंगे। लेकिन ये जब लीच ब्लड को चूसने के लिए आएगा, अगर ये ब्लड को जब ये चूस रहा है और जैसे ही ब्लड हमारे बॉडी के बाहर निकलता है वो क्लॉट हो जाता है। अब मान लो स्नेल, अब नॉट स्नेल, अपना जो लीच है वो क्या है? बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, वो तैरता है तेज़ी से पानी में। अब जब वो पानी पी लेगा, अब जब वो ब्लड को सक कर लेगा और उसके अंदर जाके अगर ब्लड अगर क्लॉट हो गया तो एनिमल के अंदर अगर वो ब्लड क्लॉट हो गया तो एनिमल हिल डुल पाएगा क्या? वो हिल डुल पाएगा ही नहीं, वो स्विमिंग नहीं कर पाएगा, मारा जाएगा वो। इसीलिए वो ब्लड को जब सक करता है तो वो क्या करता है? एक केमिकल मिक्स कर देता है उसमें। केमिकल का नाम है हिरुडिन, जिसके कारण जो है ब्लड वो क्लॉट नहीं होता है और अब वो आसानी से क्या कर सकता है? मूव कर सकता है फिर।
अपना डाइट लेने के बाद, फूड लेने के बाद, ठीक है ना। तो वो केमिकल है हिरुडिन जो उसके सलाइवरी ग्लैंड में मिलता है, इसीलिए क्लास का नाम भी है हिरुडिनिया। समझ गए बच्चों? ओके। इसीलिए जो हमको जब भी कोई जो है अपना लीच वगैरह हमको काटता है, हम उसको छुड़ाते हैं, तो वो जल्दी से आपका जो है ब्लड उस जगह का नहीं रुकता है, क्योंकि वहाँ पर वो एंटीकोगुलेंट मिक्स कर देता है और उस कट में, उस घाव में जो है खून जम नहीं पाता जल्दी। दैट इज़ द रीज़न। तो मेरे ख्याल से आज के क्लास में आप लोगों को बहुत सारी नई नई चीज़ें सीखने को मिली। इंटरेस्टिंग लगा होगा बच्चों क्लास अच्छा लगा तो फिर आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और कोई भी डाउट है तो मेरे को कमेंट में ज़रूर पूछिएगा, हम उसको ज़रूर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अगले लेक्चर तक के लिए आप लोगों से बाय बाय है, और तब तक जो है आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए, मेहनत कीजिए। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।